Hello students, myself Rakesh Kumar, PGT Chemistry, Government Model Sanskriti, Senior Secondary School, धोलेडा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, हम अध्ययन कर रहे थे एक महत्वपूर्ण यूनिट हाइड्रोजन के अंतर्गत आने वाले डिफरेंट टॉपिक्स का। हम अभी तक इस यूनिट के 2 पार्ट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने अध्ययन किया था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी यूनिट के दूसरे पार्ट में हमने स्टडी किया था डाई हाइड्रोजन का प्रिपरेशन, और उसी सीक्वेंस में आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वह क्या है। देखिए, आज के जो हमारे मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन और यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। आज हम मुख्य रूप से डाइहाइड्रोजन के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। केमिकली डाइहाइड्रोजन किस प्रकार के विभिन्न एलिमेंट्स से या कंपाउंड से रिएक्शन करके किन किन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करता है और कैसे करता है। चलिए चलते हैं अपने आज के पहले ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। स्टूडेंट्स देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन H2, जिसमें हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, और बॉन्ड भी कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। हम नॉर्मल कंडीशन पर अगर ये देखें कि क्या डाइहाइड्रोजन केमिकली रिएक्टिव है नॉर्मल कंडीशन पर, तो हम ये कह पाएंगे कि हाइड्रोजन नॉर्मल कंडीशन पर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। इसका कारण है कि जो हाइड्रोजन के बीच में यह कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, यह कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। इसको डिसोशिएट करने के लिए, इसको डिसोशिएट क्यों करना होगा? क्योंकि यदि हमें डाइहाइड्रोजन को रिएक्शन करवाना है तो हमें बॉन्ड को डिसोशिएट करना पड़ेगा, और बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी 435.9 किलोजूल है। Here the bond dissociation enthalpy for hydrogen molecule H2 is 435.9 kilojoule per mole. That is not a small bond dissociation enthalpy. That is a huge amount. 435.9 kilojoule energy required to break a single bond which acts between the hydrogen atom. So we can say easily that hydrogen is not quite reactive at normal condition, because if we want to react the hydrogen with other elements, then it requires a bond dissociation enthalpy of 435.9. So it is not a quite reactive at normal condition. Let's the another example. If we want to break the bond, or we can see if we want to change the hydrogen molecule into its atoms, like that. Hydrogen molecules, if we want to change it into the hydrogen atom, then it requires 5000 Kelvin temperature. How much temperature it requires? 5000 Kelvin temperature. If we want to convert hydrogen gas molecule into the hydrogen gas atoms, then we require 5000 Kelvin temperature. That temperature is so much high. So if someone asks from you that is hydrogen is active or hydrogen is reactive, then you can say hydrogen is not quite reactive at a normal condition.
It requires huge amount of bond dissociation enthalpy, and it change hydrogen molecule from gas state to the hydrogen atomic state at the 5000 Kelvin temperature. But if we provide some conditions like the heat and temperature, catalyst and etc., then hydrogen will react. Hydrogen will react with the other elements or compounds. Let's see. Before that, I want to draw your attention towards the main point. When hydrogen reacts, then what happens? When hydrogen reacts, or we can say hydrogen is react only when हाइड्रोजन केवल तब रिएक्ट करेगा जब वह या तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हो और पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो रहा हो, या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो और हाइड्रोजन नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो रहा हो, और हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम के साथ शेयर कर रहा हो, तभी जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करता है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन दिखाएगा। तो क्यों दिखाएगा? वो तीन वजहों से रिएक्शन दिखा सकता है। या तो वह इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा होगा, या इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा, या इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा होगा। ये तीन कंडीशन है जिसमें हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन देगा। तो इन तीन वजहों से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन रिएक्टिव हो जाता है या हाइड्रोजन केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो हाइड्रोजन केमिकली शो करता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ। केमिकली अगर हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो उसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है हाइड्रोजन इज न्यूट्रल टू लिटमस पेपर। हाइड्रोजन इज न्यूट्रल टू लिटमस पेपर। इट मीन्स इट इज न्यूट्रल इन नेचर। It is neutral in nature. It neither change the blue litmus paper to red nor change the red litmus paper to blue. It means it is neutral in nature, neutral to litmus paper. Properties number 2. What happens when hydrogen react with metals? Second property is here, reaction with metals. Remember, hydrogen is only react with the highly reactive metals like sodium, potassium, calcium, magnesium. What happens when metals react with dihydrogen? What happens? Metal when react with dihydrogen, then it forms its ionic hydride. Ionic hydride. For example, let's see the example number 1. Here sodium metal. Sodium is a highly reactive metal. When it reacts with the hydrogen, dihydrogen, then what happens? It forms sodium hydride, NaH. Sodium hydride is here ionic in nature because it dissociates into its ions, sodium ion and hydrogen ions. Let's see another example, potassium metal. Potassium is quite reactive. When it reacts with the hydrogen, or we can say the dihydrogen, what happens? It forms the potassium hydride, KH. Similarly, magnesium metal, calcium metal can react. Another example, if we took here magnesium is a metal. When it reacts with the hydrogen, then it forms magnesium hydride, MgH2, magnesium hydride. Similarly, calcium metal react with hydrogen, then it forms calcium hydride, CaH2. All the hydrides are here ionic in nature. How you can say it is ionic in nature? When they are dissolved in water, then they give their respective ions. So we can say they are ionic in nature. Let's see the property number 3. Reaction with non-metals.
when hydrogen react with non-metals, then what it forms? When non-metals react with dihydrogen, then they form their respective non-metallic hydride. What they forms? They forms non-metallic hydrides. Non-metallic hydrides. What are the nature of the non-metallic hydrides? They will be covalent in nature. What is the nature of the non-metallic hydride? Covalent in nature. Covalent hydride. Let's see some example. इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम. नॉन मेटल यहाँ पर हम ले रहे हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को मैं डाईहाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करवाता हूँ तो वहाँ पर क्या बनता है? वाटर बनता है, H2O, और H2O is covalent hydride because in H2O there are covalent bonds. So we can say when hydrogen react with oxygen means non-metal, then it forms its non-metallic hydride. Non-metallic hydride, it is covalent in nature like water. Let's another example. आओ एक और एग्जाम्पल देखते हैं. देखिए एक और एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर नॉन मेटल ले रहा हूँ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन नॉन मेटल को जब डाईहाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? वेरी इजीली अमोनिया बनता है, NH3. कुछ कंडीशंस यहाँ पर हमें लगानी होती है. नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है. करने के बाद क्या बनने वाला है? यहाँ पर बनने वाला है अमोनिया, NH3, और अमोनिया इज कोवेलेंट इन नेचर. तो इस प्रकार से आप जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे, जब हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाने वाला है? नॉन मेटेलिक हाइड्राइड बनाने वाला है. ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखाए गए जिनकी हेल्प से आप बता सकते हैं कि नॉन मेटेलिक हाइड्राइड बनेगा. चलिए अब देखते हैं हम इसके चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स को कि हाइड्रोजन किस प्रकार से मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है. नंबर 4 प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स. मेटल ऑक्साइड्स. Dihydrogen when react with metal oxide. Let's see some examples. What happens? जब डाईहाइड्रोजन हमारे पास मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, किससे रिएक्शन करेगा? मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, मेटल ऑक्साइड से. What it forms? It forms metal. क्या कर देगा? हाइड्रोजन मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटा देगा. इसका मतलब है मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर देगा और क्या बनाने वाला है? मेटल बन जाएगी. और ऑक्सीजन यहाँ से हट के किसके साथ कंबाइन हो जाएगी? हाइड्रोजन के साथ. क्या बनेगा? वाटर बनेगा. तो जब डाईहाइड्रोजन को हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मेटल मिलता है. M इज हेयर मेटल एंड वाटर, और वाटर की फॉर्मेशन होती है. आइए इस रिएक्शन को हम उदाहरण से समझते हैं. आइए इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं. यहाँ पर मैं डाईहाइड्रोजन लेता हूँ H2, उसको मेटल ऑक्साइड बहुत सारे हैं जैसे जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इनके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं क्या बनता है? मैं यहाँ पर लेता हूँ कॉपर ऑक्साइड. कॉपर मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इट मीन्स मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड. और जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा? कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन कर देगा, यहाँ से ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगा और खुद के साथ कंबाइन कर लेगा. क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पर कॉपर मेटल रह जाएगी और ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होकर के किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा. क्या बनाएगा? वाटर फॉर्म करेगा. मेटल अलग हो गई है. तो हाइड्रोजन हेयर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. वाटर रिड्यूसिंग एजेंट which gives hydrogen to others or which removes oxygen from others. Here hydrogen act as reducing agent. It removes the oxygen from the copper oxide or metal oxide to change that metal oxide into the metal and itself convert into the water.
एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, हाँ डाई हाइड्रोजन है और उसको जिंक ऑक्साइड के साथ हम यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं। जैसे ही हम डाई हाइड्रोजन को जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सेम प्रोसेस होने वाला है। हाइड्रोजन जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, खुद के साथ कंबाइन कर लेगा। क्या बनेगा? मेटल जिंक बनेगी और साथ में वाटर बनेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करने वाला है। ठीक है, ये हमारे पास थी चौथी प्रॉपर्टी। अगली हमारे पास नंबर 5 प्रॉपर्टी है, डाई हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड व्हाट हैपेंस। देखिए, रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड? इट्स CO, carbon monoxide, CO. What happens when dihydrogen react with carbon monoxide? At normal condition, carbon monoxide do not react with hydrogen. Remember it. At normal condition, carbon monoxide do not combine with hydrogen. It requires some high temperature. It requires almost 700 Kelvin temperature along with high pressure. It needs high pressure and the mixture of zinc oxide and Cr2O3. It requires zinc oxide and Cr2O3. At these conditions, carbon monoxide combines with hydrogen to form methyl alcohol, or we can say methanol, CH3OH. It forms CH3OH, means methanol, or we can say methyl alcohol. When carbon monoxide react with dihydrogen, then it not easily combines at normal conditions, but when we apply 700 Kelvin temperature under high pressure and in the presence of ZNO and Cr2O3, then carbon monoxide combines with dihydrogen to change into methanol. मिथेनॉल बना देगा जब डाई हाइड्रोजन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे 700 केल्विन टेम्परेचर उच्च प्रेशर पर, और उसको हम जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तब मिथेनॉल की फॉर्मेशन होने वाली है। याद रखिएगा, नॉर्मल कंडीशन पर यह रिएक्शन नहीं होगी। चलिए देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, और हमारी अगली जो केमिकल प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह क्या है? वह है रिएक्शन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Unsaturated hydrocarbons. What are unsaturated hydrocarbons? Remember, what are unsaturated hydrocarbons? Unsaturated hydrocarbons are those hydrocarbons in which double or triple bond is present between कार्बन एटम। वो कार्बन के कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, उन कार्बन के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर क्या करवाने वाले हैं? हम यहाँ पर डाई हाइड्रोजन को रिएक्शन करवाएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। यहाँ पर हम लेते हैं हाइड्रोजन गैस। ये देखिए इसकी रिएक्शन क्या होने वाली है। हाइड्रोजन गैस लेते हैं H2 और उसको हम किससे रिएक्शन करवाने वाले हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सबसे पहला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है? C2H4 अर्थात इथीन। तो यहाँ पर हम उसको C2H4 मीन्स इथीन से रिएक्शन करवाने वाले हैं। इथीन में क्या होता है? इथीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और एक एक कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हैं, लाइक दैट।
कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो जिन कार्बन के यौगिकों में, जिन कार्बन की कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और हम यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन पर नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में। इसके लिए हमें इसको हीट करना पड़ेगा। हीट करना पड़ेगा 573 केल्विन पर। जब हम इसको हीट करेंगे 573 केल्विन, नॉट ओनली हीट बट इट रिक्वायर्स सम कैटलिस्ट टू इंक्रीज इट्स रेट, अदरवाइज इट्स फॉर्मेशन विल बी वेरी स्लो। इसके बनने को तेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर निकल या फिर प्लेटिनम और पैलेडियम जैसे जो कैटलिस्ट है वो ऐड करने पड़ेंगे ताकि रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाए। तो जैसे ही हम इथीन के साथ डाइहाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं और टेम्परेचर देते हैं 573 केल्विन का, और उसमें साथ में कैटलिस्ट का यूज करते हैं निकल और पैलेडियम जैसे, तो वह क्या करता है, डाइहाइड्रोजन इसके साथ जाकर के ऐड हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड हो जाएगा, मींस एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। और एडिशन रिएक्शन हो जाएगी जब यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो क्या होने वाला है, देखिए कुछ इस तरीके से होने वाला है। मतलब यहां से जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया, और जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो गया HH मतलब H2 यहां पर ऐड हो गया है एक एक कार्बन के साथ, और वो जो अनसैचुरेटेड था वह किस में बदल जाएगा, वह बदल जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। क्या प्रोडक्ट बनने वाला है देख करके आप बता सकते हैं, C2H6 बनने वाला है। C2H6, C2 और H6, 3 और 3 6। इस तरीके से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं डाइहाइड्रोजन को ऐड करके। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन is here with the unsaturated hydrocarbon and that is changed into the saturated hydrocarbon. That process is named as hydrogenation. That process is known as hydrogenation. 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 Hydrogenation of unsaturated carbon compounds. What do you mean by hydrogenation? When hydrogen is added to the unsaturated hydrocarbon, then it will convert into the saturated hydrocarbon at certain conditions. These conditions are here given below, and that process is called the hydrogenation. हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस कहा जाएगा जिसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं हम हिंदी में। हाइड्रोजनीकरण अर्थात हाइड्रोजिनेशन से हम अपने डेली लाइफ का एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वनस्पति घी जिसको कहते हैं। वनस्पति घी जैसे कुछ ब्रांड नेम है हमारे पास, डालडा है, स्कूटर है, रथ है, ये क्या है, ये सब वनस्पति घी है जिसको आप डालडा कह करके बुलाते हैं। वह वनस्पति घी का एक ब्रांड है। कैसे तैयार किया जाता है, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस करवा के तैयार किया जाता है। वनस्पति ऑयल लेते हैं वहां पे वेज ऑयल्स, और वेज ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, उनके अंदर हम हाइड्रोजन गैस को पास कर देंगे। तो वनस्पति तेल लिया हमने, जैसे सरसों का तेल है, कस्टर ऑयल है, लिंसीड ऑयल है, ये ऑयल लेंगे हम वहां पर और उसमें हाइड्रोजन गैस पास कर देंगे। हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, कुछ कंडीशंस देंगे, 573 जैसे केल्विन टेम्परेचर कर दिया, निकल, पैलेटिनम, प्लेटिनम जैसे कैटलिस्ट वहां पर यूज कर दिए, तो उसके अंदर जो वनस्पति तेल था उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और बना क्या देगी, सैचुरेटेड वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वनस्पति घी बनाने की प्रोसेस कौन सी है, तो वो यह वाली प्रोसेस है जिसमें हम हाइड्रोजन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। तो ये था हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी, रिएक्शन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। चलिए देखते हैं अगली और प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी
जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन की, जो केमिकल रूप से वह दिखाता है मेटल्स के साथ, उसका भी हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। और वो है हमारे पास रिडक्शन ऑफ मेटल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स। यहाँ पर डाई हाइड्रोजन क्या करने वाला है, डाई हाइड्रोजन को जब हम मेटल आयन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो मेटल आयंस को अपने पास से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और उन मेटल आयंस को कन्वर्ट कर देगा मेटल के अंदर, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है वह रिडक्शन करेगा मेटल आयंस का। कैसे, इसको हम देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक मेटल आयन लिया पैलेडियम 2 पॉजिटिव। इस पैलेडियम 2 पॉजिटिव को जब हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, या यहाँ पर हमारे पास है पैलेडियम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और जब हम उसको हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हियर हाइड्रोजन लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड गिव टू द पैलेडियम here gains that electrons and convert into the palladium metal, पैलेडियम सॉलिड मेटल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या होने वाला है, जो हाइड्रोजन यहाँ पर गैस के फॉर्म में था, वो हाइड्रोजन वहाँ एक्वस आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है, एक्वस आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पैलेडियम आयन का या हाइड्रोजन ने क्या कर दिया है, रिडक्शन कर दिया है, किसके अंदर, पैलेडियम सॉलिड मेटल के अंदर, और खुद किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन एक्वस आयंस के अंदर कन्वर्ट हो गया है। दूसरे एग्जाम्पल में भी हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से मेटल ऑक्साइड को उसके मेटल में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर हम इसी चीज़ को एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर भी मेटल का एक ऑक्साइड लेता हूँ, मेटल ऑक्साइड, और उसको यहाँ पर मैं डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा देता हूँ। क्या होने वाला है, हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करने वाला है, और ऑक्सीजन को जब ये रिमूव कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, जिंक ऑक्साइड जो मेटल ऑक्साइड है उसको ये मेटल में कन्वर्ट कर देगा, और खुद वहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो था, डाई हाइड्रोजन ने वो रिडक्शन किया है, जिंक ऑक्साइड में से जिंक मेटल का रिडक्शन कर दिया और उसको जिंक में कन्वर्ट कर दिया। बिकॉज जब यहाँ से ऑक्सीजन अलग होगी तो जिंक 2 पॉजिटिव आयन में बदल जाएगा। जिंक 2 पॉजिटिव आयन को हाइड्रोजन गैस जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर इसको दे देगा और ये जिंक मेटल बन जाएगा। यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस बनेंगे उनको ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे करके और कंबाइन हो जाएगा वाटर की फॉर्म में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो डाई हाइड्रोजन है वो रिडक्शन करता है और एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डाई हाइड्रोजन केमिकली किस प्रकार से रिएक्ट करता है। चलिए अब हम इसके आज का जो हमारा दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था वह देख लेते हैं, और वो था यूजेस ऑफ डाई हाइड्रोजन। पहला इसका यूज है इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस बाय हेबर प्रोसेस। इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस से अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए हमें वहाँ पर हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। तो डाई हाइड्रोजन की हेल्प से जब हम नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पर हेबर प्रोसेस का यूज करके हम अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं। तो अमोनिया के प्रोडक्शन में डाई हाइड्रोजन का यूज होता है और अमोनिया से बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। दूसरा हमारे पास जो महत्वपूर्ण यूज है, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि डाई हाइड्रोजन का हम यूज करते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स के अंदर। इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स, जो ऑयल्स होते हैं हमारे पास उनका हाइड्रोजिनेशन कर लेते हैं और वेज ऑयल्स को वेज घी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। वहाँ पर भी हम डाई हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं और वेज घी का इस्तेमाल हमारे सभी के घरों के अंदर ऑलमोस्ट होता ही है।
तो हम सभी जो वेज घी है उसका जब इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। और हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स में डाईहाइड्रोजन का यूज़ होता है। अनसैचुरेटेड वेज ऑयल्स के साथ हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है और सैचुरेटेड वेज घी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से ये था हमारे पास दूसरा यूज़। आइए देखते हैं एक और, वो है तीसरा यूज़। इसका यूज़ करते हैं हम इन ऑक्सीहाइड्रोजन टॉर्च के अंदर। ऑक्सीहाइड्रोजन टॉर्च कहाँ पर और क्या होगी? देखिए, हाइड्रोजन गैस जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू 150 के करीब है, उसको जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, बहुत सारी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, थोड़ा सा बर्न कर रहे हैं 1 ग्राम और बर्न की तरह 150 किलो जूल एनर्जी निकल रही है, तो वहाँ पर जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न करेंगे डाईहाइड्रोजन को, तो इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एनॉर्मस हीट। और उस हीट का उपयोग हम करते हैं कहाँ पर? इन कटिंग ऑफ द मेटल्स एंड वेल्डिंग, और वेल्डिंग में हम वहाँ यूज करते हैं। तो कटिंग के अंदर, वेल्डिंग के अंदर हम ऑक्सीहाइड्रोजन जो टॉर्च है उसका इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर डाईहाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। डाईहाइड्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीहाइड्रोजन टॉर्च। It produces a huge amount of heat. By using that heat, it is used as cutting of metals or welding of metals, which requires a huge temperature. And it is possible in oxyhydrogen torch. Let's see the another use. Use number 4. It is used in production of many chemicals. Used in manufacture of many important chemicals, like HCl, hydrogen chloride, which is also an acid, requires dihydrogen. When dihydrogen react with chlorine, then it forms hydrogen chloride. Similarly, methanol, CH3OH, ethanoic acid, CH3OOH, etc. So we can say hydrogen is required in manufacturing of many important chemicals like HCl, methanol, acetic acid, etc. These chemicals are used again in many products. आइए अब हम देख लेते हैं पांचवा यूज। जो पांचवा यूज है वो इम्पोर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि वहां पर डाईहाइड्रोजन एक ऐसा काम करता है जो हमारे सेल और बैटरी करते हैं, अर्थात सेल का काम करता है। हाइड्रोजन से हम फ्यूल सेल तैयार करते हैं, तो इट इज यूज्ड इन फ्यूल सेल्स के अंदर यूज किया जाता है। फ्यूल सेल्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यूज होता है। एक तरफ से ऑक्सीजन, दूसरी तरफ से हाइड्रोजन, दोनों को एंटर करवाया जाता है और फिर एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। उस एनर्जी का यूजफुल वर्क्स के अंदर किया जाता है। इस हाइड्रोजन के फ्यूल सेल के अंदर वाटर का प्रोडक्शन होता है और किसी अन्य उसके अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स है उनका प्रोडक्शन नहीं होता, हार्मफुल स्मोक का प्रोडक्शन नहीं होता। तो ये बहुत ही एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए एडवांटेजियस है, अर्थात हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्यूल सेल जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यूज होता है, तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि डाईहाइड्रोजन का यूज किया जाता है। इस प्रकार से आज हमने देखा कि डाईहाइड्रोजन को हम कैसे केमिकली दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, केमिकली कैसे बिहेव करता है, अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डाईहाइड्रोजन। और उसके बाद हमने देखा यूजेस ऑफ डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन के यूज जो है वो कहाँ कहाँ पर है। इसी के साथ मुझे आशा है कि आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आया होगा, और अगर फिर भी आपकी कोई समस्या रह गई है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अपने टीचर से कंसल्ट करेंगे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। इसी के साथ आप सभी का थैंक्स।